नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। समय बहुत कम है तो आपने जितना अब तक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करिए और साथ ही साथ हमारे साथ प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस 2019 के 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट के रूप में जीएस के 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशन पे विशेष ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप प्रश्नों के आंसर जरूर करें, गलत करें या फिर सही करें, और लास्ट में मैं बताऊंगा आंसर और आंसर को मैच करें। यदि आपका प्रश्न का उत्तर गलत होता है तब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानने के बाद दोबारा कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मैं बता देता हूं कि करंट अफेयर के 2300 प्रश्नों की सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। लगातार 3 वीडियोस आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको देखिए। और हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर के 2300 प्रश्नों की सीरीज हम आपको एग्ज़ाम से पहले पहले ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको भी देखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों का आ गया होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा जोखा अलहर्थी। जोखा अलहर्थी को 2019 का प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। जोखा अलहर्थी के बारे में बताते हैं कि ये ओमान की लेखिका हैं। कहाँ की? ओमान कंट्री की लेखिका हैं। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है सेलेस्टियल बॉडी। क्या है नाम? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी के लिए इनको प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजित किया गया है। तो सेलेस्टियल बॉडी जो है इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद का अस्थायी समाधान ढूंढने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यायमूर्ति एफ एम आई कलीफुल्ला, इनकी अध्यक्षता में जो है अयोध्या विवाद का अस्थायी समाधान ढूंढने के लिए अभी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाफ मैन कप 2019 का खिताब स्विट्जरलैंड ने किस देश को पराजित किया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। हाफ मैन कप जो है, हाफ मैन कप टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड है। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। इसका 31वां संस्करण था। कौन सा? 31वां संस्करण था। तो आप लोगों को बताना है कि किस देश को पराजित किया। किसने? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को पराजित किया। किसको? जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी इसका सही आंसर होगा। हाफ मैन कप टेनिस की प्रतिष्ठित टीम स्पर्धा है, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई, 31वां संस्करण था। तो इस प्रश्न से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी अब्बाका बल नामक पुलिस गश्ती इकाई की शुरुआत किस शहर की पुलिस द्वारा की गई है? जिन साथियों को स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है, तो वीडियो या लाइव ख़त्म होने के बाद आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। स्पीडोमीटर से आप वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों को आ गया होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा मंगलुरु। मंगलुरु इसका सही आंसर है। अप्रैल 2019 में मंगलुरु सिटी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए रानी अब्बाका बल नामक पुलिस बल गश्ती इकाई की शुरुआत की। तो इसका प्रश्न का सही आंसर है मंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, छोई फेल कुंदेलिंग मठ किस देश में स्थित है? प्रश्न आपके समक्ष है, ऑप्शन भी आपके सामने हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। तो छोई फेल कुंदेलिंग मठ किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में स्थित है। 18.9 मिलियन नेपाली रुपयों की सहायता जो है भारत सरकार ने प्रदान की है। तो इस प्रकार यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में स्थित है। कहाँ पे है? तो सिंधुपाल चौक में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने 18.9
मिलियन नेपाली रुपयों की जो है सहायता प्रदान की है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में किस देश में जलवायु परिवर्तन पर G7 पर्यावरण बैठक का आयोजन किया गया? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस सही आंसर है। 5 से 6 मई 2019 के मध्य मेट्स लोरेन फ्रांस में G7 पर्यावरण बैठक हुई। इसमें जो है इस बैठक का जो मेन मुद्दा था वो क्या था? जलवायु परिवर्तन इसका मेन मुद्दा था। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस ने की। किसने? फ्रांस ने की। और फ्रांस में ही संपन्न हुआ। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2019 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 एक भारतीय सहित कुल 5 लोगों को प्रदान किया गया, करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? यानी कि अभी तो मिल चुका है। तो इस प्रश्न का सभी लोग सही आंसर जानते होंगे। रवीश कुमार इसका सही आंसर है। रवीश कुमार एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल आहार योजना किस राज्य ने संचालित की है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा अटल आहार योजना संचालित की गई है। इसमें क्या होगा? 5 रुपये में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाए। कितने? ओनली 5 रुपीज़ में। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अटल आहार योजना तो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 यानी कि 28वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 28वां व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि लीलाधर जगूड़ी को 28वां व्यास पुरस्कार दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? के विरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के विरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 का, ये 2018 का था, जो किसको प्राप्त हुआ? लीलाधर जगूड़ी को प्रदान किया गया है। इनकी जो एक कविता संग्रह है, जितने लोग उतने प्रेम, कौन सी है? जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए जो है इनको मिला है। और ये पुरस्कार जो है 2013 में ये पत्रिका जो कविता संग्रह है ये आई थी मार्केट में। तो 2013 में आई थी और अब जो है 2018 का जो व्यास सम्मान था वो प्रदान किया गया है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनेत्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेरी कोशिश होती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी प्रश्नों को रट लें, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सुनेत्र योजना किस राज्य में शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा इसका सही आंसर है। उड़ीसा सरकार द्वारा सुनेत्र योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा? निःशुल्क नेत्र देखभाल सुविधा प्रदान की जाएगी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर करें। 3 से 4 प्रश्न इसमें हम कवर करने वाले हैं। ये यहाँ पे सब शहर लिखे हुए हैं और नदियाँ लिखी हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, ना कि ताप्ती। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो है अहमदाबाद। कटक महानदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलप्रपात एवं नदी के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। कहाँ पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह है मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी के किनारे है। जोग जलप्रपात सारावती नदी पर है। तो सारावती पर जोग, शिव समुद्रम कावेरी, दूध सागर मांडवी, धुआंधार नर्मदा।
नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इनको जरूर आप रट के जाइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यह है अवरोही क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में ग्रहों का सही अवरोही क्रम है। तो सभी लोग बताएं। यदि आप ये सीरीज पूरी फॉलो करते हैं तो यहाँ से 10 प्रैक्टिस सेट हल करवाए जाएंगे। 10 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 500। तो यहाँ से 500 प्रश्न तो ये बने और प्लस जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे कम 1000 प्रश्न बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इस सीरीज से आपको 1500 नए प्रश्न जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं लोअर पीसीएस के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों का आ गया होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन साथियों ने डी ऑप्शन किया है उन बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जिन्होंने नहीं किया है वो नेक्स्ट प्रश्न जरूर ट्राई करें। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसका सही क्रम होगा, अवरोही क्रम सही होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित देश एवं राजधानी युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिखे हुए हैं देश और राजधानी, सभी लोग आंसर करेंगे। 4 देशों की राजधानी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, युगांडा। युगांडा की नैरोबी नहीं होती है। कहाँ की नैरोबी होती है? तो युगांडा की है कंपाला, और जबकि केन्या जो देश है, केन्या, उसकी जो राजधानी है वो है नैरोबी। युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो इसको भी हम लिख देते हैं एक बार, आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा तो आप कभी नहीं गलत करेंगे। कंपाला युगांडा की राजधानी है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, नीबिया की है विंडहॉक और किर्गिस्तान की है बिश्केक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। सभी टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर जितने प्रैक्टिस सेट हैं सभी को आप सॉल्व करते हैं तो जितने भी टॉपिक हैं सभी को आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगुला। बेंगुला की धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, और बाकी जो लिखी हुई धाराएं हैं ये सभी हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो बेंगुला की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। कौन सी? ठंडी धारा है। जबकि अगुलहास दक्षिण हिंद महासागरीय धारा और मोजाम्बिक धारा जो है ये क्या है? हिंद महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर जरूर करें, आंसर करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक की लेखिका है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की रचना है डॉटर ऑफ द ईस्ट। ये ऑटोबायोग्राफी है, पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेनजीर भुट्टो, उनकी आत्मकथा है। तो बेनजीर भुट्टो की रचना का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है द नेमसेक पुस्तक के रचयिता। द नेमसेक पुस्तक के रचयिता हैं झुम्पा लाहिड़ी। तो झुम्पा लाहिड़ी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। भारत के भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन के साथ साथ प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन की उपाय जो है किया गया है। तो ये सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला स्रोत। सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के द्वारा भारत सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात और बता देते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं? आयकर, नेक्स्ट है निगम कर, संपत्ति कर,
किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। जबकि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर और संपत्ति कर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? संपत्ति कर, आयकर, निगम कर, मनोरंजन कर। सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मनोरंजन कर। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगर हम और करों की बात करें राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाली, तो भू राजस्व कर, भू राजस्व कर और स्टाम्प कर। कौन सा? स्टाम्प कर, यानी स्टाम्प शुल्क भी कहते हैं इसको, स्टाम्प शुल्क। तो भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, यानी कि जो पथ कर होता है उसको भी कौन लगाता है? राज्य सरकार। तो पथ कर, स्टाम्प शुल्क, राजस्व, भू राजस्व कर और मनोरंजन कर, ये राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहद का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम शहद के शीर्ष 4 उत्पादकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है पंजाब और फिर है बिहार। तो ये क्रम है, पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार। यहाँ पे शहद का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सुब्रमण्य भारती थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? तो सुब्रमण्य भारती का नाम एक महाकवि थे, महाकवि। ऑप्शन बी सही होगा, महाकवि थे। इन्होंने देशभक्ति की भावना से उत्पन्न कई रचनाएं जो है की हैं। तो सुब्रमण्य भारती संबंधित हैं, महाकवि थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह है, कौन सी गैस थी? सभी लोग बताएं। तो ये प्रश्न कई बार एग्जामों में देखने को मिल रहा है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर होगा। 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे कि हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू के साथ कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि पोंगल, ऑप्शन सी सही होगा, पोंगल त्यौहार पर मनाया जाता है। जल्लीकट्टू में क्या होता है? सांडों से संबंधित त्यौहार है, ये सांडों से संबंधित त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरताली का लोक नृत्य है। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश में जो कामर जनजातियाँ हैं, लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश में जो कमार जनजाति हैं उनके द्वारा यह नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो तेरताली लोक नृत्य कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश, एमपी से है। और यह लोक नृत्य जो है राजस्थान में भी, राजस्थान अगर होता ऑप्शन में तो हो जाते दोनों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य? तेरताली याद रखना है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कांड बताना है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न यूपीएससी कई बार पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, यानी कि सबसे छोटी कहानी उसी की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं टोटल। इनमें से सबसे लंबा है बालकांड। बालकांड में 361 दोहे हैं। कितने? 361 दोहे हैं। जबकि सबसे छोटा किष्किंधा कांड है जिसमें 30 दोहे हैं, मात्र 30 दोहे हैं, इसीलिए सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो 1946 की जो कैबिनेट मिशन था उसके तहत जो अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें कितने श्रम मंत्रालय किसके अंतर्गत था? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे ए ऑप्शन, यानी कि जगजीवन राम इसका सही आंसर होगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय जगजीवन राम जी के पास था। अगर हम और मंत्रालयों की बात करें तो कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था।
रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के पास, और लियाकत अली के पास कौन सा मंत्रालय था? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 ऑप्शन बी सही होगा। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 69, यानी कि 69वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। ये कब हुआ था? 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता मौलिक अधिकार के तहत प्रदान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के तहत मौलिक अधिकारों में बात नहीं की गई है। किसकी? आर्थिक समानता की। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जहां पर अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आर्थिक समानता का उल्लेख कभी कहीं नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग सही आंसर करते रहें और एग्ज़ाम में एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग इस बार कम कर दी गई है, लेकिन आपको गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर एक भी प्रश्न आप गलत करते हैं तो एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसमें एक एक प्रश्न से आप जो है मेरिट से आउट हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हों उन्हीं को करना है, और ख़ास करके जीएस सेक्शन को जितने भी दिन बचे हैं उनका रिवीजन ज़रूर करके जाइए, क्योंकि 50 प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन का सही आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति होता है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो भी आंसर हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जिससे यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। परीक्षा में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है, जो भी आंसर आपको आ रहे हो उनका ही आंसर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी का आ गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख में जो है अशोक का ये प्रमुख शिलालेख है, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म की बात की गई है, जो कि लुम्बिनी में हुआ। तो इनके बारे में थोड़ा बताते हैं कि मौर्य शासक अशोक के रुम्नीदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जैसा कि हमने बताया। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि, तो ये किस उससे हैं, तो शाक्य,
शाक्य मुनि इनको कहा जाता था। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। तो रुम्नीदेही स्तंभ लेख आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उदयीन। उदयीन जो है इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यकवंशी किस वंश से थे? तो ये हर्यक वंश से थे। हर्यक वंशी शासक उदयीन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, यानी कि ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया? हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया? सभी लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोनों प्रश्नों का सही आंसर सभी लोग करते रहें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 61 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि यशोधर्मन इसका सही आंसर है। हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किसने किया? यशोधर्मन ने। कहाँ पे, कैसे किया, तो बताते हैं इसके बारे में। चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य के अनुसार बताया जाता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को पूरी तरह पराजित किया गया था। तो ये है इसके पीछे कहानी। तो इसका सही आंसर होगा यशोधर्मन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए हम्पी के खंडहर जो हैं विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहाँ ही अवस्थित है। कहाँ पे? हम्पी में कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। और हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम स्मारक जिसमें वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग हुआ है। तो इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो 63 का सभी लोग सही आंसर कर चुके होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बलबन का मकबरा इसका सही आंसर है। बलबन का मकबरा, इसको हम कहते हैं किलाए राय पिथौरागढ़ के दक्षिण पूर्व, जो किलाए राय पिथौरागढ़ है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है बलबन का मकबरा। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है और सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप से प्रयोग किया गया था। तो मेहराब यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दिया। कहाँ पे? तो बलबन के मकबरे में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, सभी लोग सही आंसर करेंगे। एग्जामिनेशन में हिंदी और जीएस साथ ही साथ साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साइंस के 25 प्रश्न हैं और यहाँ पे जीएस के 50, तो टोटल 75 प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए तो जीएस से ही आ रहे हैं। 50% वेटेज है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों को आ गया होगा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा जो है शेर अली से प्राप्त किया था। ये जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही हैं। वह सुकुर चकिया मिस्र से संबंधित है। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। तो ये सब सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप पढ़ के आंसर करिए। 65 का आंसर सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दास प्रथा का अंत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो, किसने? लॉर्ड एलनबरो। तो ये सही होगा। लॉर्ड एलनबरो अगर होता तो ये सही होता। तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रवर्तन लॉर्ड वेल्जली ने किया। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि हड़फ नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी था उसने सबसे पहला जो राज था
कौन सा था उसने जीता था? तो इसका सभी लोग आंसर करें। यूपी पीसीएस में कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब की? तो 1873 में, 1873 में। और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी ही पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर, प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न से 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके जो है तैयार होंगे। तो आपको बताना है सही क्रम में नीचे दिए गए कोड में जो है इनको चुनना है। तो आप बताइए इनका क्रम क्या था, जो ये घटनाएं घटित हुई इनका क्रम क्या था? सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CABD, CABD। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो रोलेक्ट एक्ट था। रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में। कब आया? तो 1919। नेक्स्ट लिखा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया। नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल लीग जो आंदोलन था वो था 1916 में। और नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, ये था 1931। तो इस प्रकार आपको सही आंसर मिल चुका होगा, 1931 यहाँ पे होगा। तो CABD इसका सही आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन, फिर होगा रॉलेक्ट एक्ट, देन साइमन कमीशन, देन गांधी इरविन समझौता। CABD बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अगस्त 2019 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और जो भी साथी UPSSC की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि कभी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे UPSI और जूनियर असिस्टेंट वनरक्षक के वीडियोस जल्द ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोअर PCS के एग्ज़ाम के बाद। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साओ पोलो। साओ पाउलो, साओ पाउलो इसका सही आंसर होगा। 15 अगस्त 2019 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की जो 5वीं बैठक थी वो कहाँ पे हुई? साओ पाउलो। कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में ये बैठक आयोजित हुई। और इस बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न कि किसने प्रतिनिधित्व किया। तो प्रकाश जावड़ेकर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो 69 का सभी लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर जरूर बताएं। 69 का सही आंसर है द्विआधारी, यानी कि बाइनरी। बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम प्रयोग होता है? बाइनरी। बाइनरी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं 0 और 1। 0 और 1 2 डिजिट आती हैं। ये कंप्यूटर की मशीनी भाषा भी कहा जाता है इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभी लोग सही आंसर करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा की जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी कौन है? तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? 71 का सही आंसर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था अस्थाई सरकार का मामला नहीं है। बाकी लिखे हुए जितने भी हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, ये सब किसकी हैं? स्थानीय सरकार का काम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी के कई एग्जामों में आ चुका है। तो 72 का सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति के लोग किस वंश से हैं? तो ये हैं किरात वंश से। किस वंश से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किरात वंश से। किरात वंश से रिलेटेड हैं जो थारू जनजाति है, और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है?
अच्छा प्रश्न है, इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? 74 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। जो लगातार साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार एक्सप्लेनेशन में करवाए जा चुके हैं। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का जो है शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश दिवस के दिन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभ मेले में आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात की गई है जो कुंभ में आए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे जो कुंभ मेले में आए थे। और अभी 2019 में प्रयागराज में कुंभ जो है संपन्न हुआ है, उसमें रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।